वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वीडियो की इस लेक्चर में हम लोग तलाश पढ़ेंगे। पिछले पार्ट में हम लोगों ने जाना कि किस प्रकार से एक विचार आया नेहरू जी के मन में कि वो भारत के विषय में लिखें। ठीक, तो लिखने इससे पहले उनके दिमाग में आया कि वो भविष्य तो लिख नहीं सकते क्योंकि वो ईश्वर तो है नहीं, है ना, कोई पैगंबर है नहीं, और पास्ट के बारे में भी विद्वता थी नहीं इनके भीतर, लेकिन लिखना था। तो वर्तमान की स्थिति को देखते हुए उन्होंने सोचा कि इसके लिए आवश्यक है कि भारत की तलाश की जाए, खोज की जाए कि आखिर भारत की ऐसी कौन सी शक्ति है जिसने आज तक इसको जीवंत रखा है। ठीक, इस पाठ के माध्यम से नेहरू जी कहने का प्रयास कर रहे हैं कि भारत के अतीत में ऐसी दृढ़ शक्ति रही है कि उसे कोई डिगा नहीं सकता है। यदि हम 5,000 सालों के पीछे मुड़कर देखें तो पाते हैं कि भारत का मुकाबला पूरा संसार नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि 5,000 साल पहले हमारे यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता थी और उस सभ्यता को सीखने के लिए विदेशों से लोग आते थे। जनसंख्या का विशाल समूह होने के बावजूद भारत में मजबूती के साथ एकजुटता दिखाई देती है। ठीक, सिर्फ इसका नेगेटिव पार्ट नहीं है बल्कि इसका पॉजिटिव क्या है, विशाल जनसंख्या तो है ही, लेकिन क्या है, आपस में सब मिलजुल कर रहते हैं और बड़ी मजबूती के साथ खड़े रहते हैं। इसलिए भारत की स्थिति को कोई भी आज तक डिगा नहीं पाया है। ठीक है, ये पाठ बेटा बहुत बड़ा है। मुझे लग रहा है कि कम से कम 4 से 5 लेक्चर हम लोग को बनाना पड़ेगा। ठीक, अभी यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट्स लिए हैं, देखिए इस लेक्चर में कवर हो पाता है कि नहीं। ठीक, सबसे पहला पॉइंट है भारत की अतीत की झांकी। ठीक, नेहरू जी इस पाठ के माध्यम से कहते हैं कि बीते सालों में उनका यह प्रयास रहा है कि वे भारत को समझें और उसके प्रति उनकी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करें। कभी कभी उनके मन में यह भी विचार आता है कि आखिर भारत क्या है, यह भूतकाल की किन विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करता रहता है, उसमें अपनी प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया। इतना विशाल जनसमूह होने के बावजूद भारत के पास कुछ कुछ ऐसा है जिसे जानदार कहा जा सके। इस आधुनिक युग में तालमेल किस रूप में बैठता है। ठीक, आखिर क्या कारण था। उस समय नेहरू जी भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो के एक टिले पर खड़े थे। इस नगर को 5,000 वर्ष पहले का बताया गया। आप 6 क्लास में पढ़ चुके होंगे इसको, सिंधु घाटी सभ्यता को। यह एक पूर्ण विकसित सभ्यता थी। इसका ठेठ भारतीयपन हमारी आधुनिक सभ्यता का आधार है, यानी कि जिस प्रकार का जीवन आज हम जी रहे हैं, जिस तरह की नगर व्यवस्था है, इससे भी कहीं बढ़ के, इससे भी कहीं अच्छी व्यवस्था उस समय सिंधु घाटी सभ्यता में थी। भारत ने फारस, मिस्र, ग्रीस, चीन, अरब, मध्य एशिया तथा भूमध्य सागर के लोगों को प्रभावित किया तथा स्वयं भी उनसे प्रभावित हुए। ठीक, यानी उन्होंने अपनी संस्कृति उनको सिखाई और उनकी संस्कृति स्वयं भी सीखी है। नेहरू जी ने आने वाले विदेशी विद्वान, यानी जो चीन, पश्चिमी या मध्य एशिया से आए थे, उनके द्वारा लिखे गए साहित्य का अध्ययन किया। तलाश थी ना कि आखिर क्या लिखें, तो जरूरत थी कि सबके साहित्य को पढ़ा जाए। ठीक, पहाड़ों के प्रति, विशेषकर कश्मीर के प्रति उनका विशेष लगाव रहा। भारत की विशाल नदियों ने भी उन्हें आकर्षित किया। किसको? नेहरू जी को। इंडस या सिंधु के नाम पर हमारे देश का नाम इंडिया और हिंदुस्तान पड़ा, आप जानते होंगे। यमुना के चारों ओर नृत्य और नृत्य उत्सव, नाटक से संबद्ध न जाने कितनी पौराणिक कथाएं एकत्र है। ठीक, जब ये भारत की खोज में निकली तो इनको बहुत सारी चीजें मिलने लगी। भारत के अतीत की कहानी का को स्वरूप देने वाली अजंता, एलोरा, एलिफेंटा की गुफाएं और दिल्ली तथा आगरा की विशेष इमारतों ने भी नेहरू जी को भारत के अस्तित्व के बारे में अवगत कराया कि भाई हम भी हैं, हम भी क्या इस भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी वे अपने शहर इलाहाबाद या फिर हरिद्वार में महान स्नान पर्व कुंभ के मेले को देखते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि हजारों वर्ष पूर्व से उनके पूर्वज भी इस स्नान के लिए आते रहे हैं। विदेशियों ने भी इस पर्व के लिए बहुत कुछ लिखा। उन्हें इस बात की हैरानी थी कि वह कौन सी प्रबल आस्था है जो भारतीयों को कई पीढ़ियों से भारत की इस प्रसिद्ध नदी की ओर खींचती रही है। ठीक, हाल ही में देखिए कुंभ लगा था हमारे प्रयागराज में और आपने देखा कि देश विदेश से कई करोड़ लोग आए थे।
ठीक, उनकी यात्राओं ने अतीत में देखने की दृष्टि प्रदान की। उन्हें सच्चाई का बोध होने लगा। उनके मन में अतीत के सैकड़ों चित्र उभर पड़े। 2500 वर्ष पहले दिया महात्मा बुद्ध का उपदेश उन्हें ऐसा लगता था जैसे बुद्ध अपना पहला उपदेश अभी दे रहे हों। अशोक के पाषाण स्तंभ और शिलालेखों के माध्यम से अशोक की महानता प्रकट करते फतेहपुर सीकरी में अकबर सभी धर्मों में समानता को मानते हुए मनुष्य की शाश्वत समस्याओं का हल खोजता फिरता है। देखिए, आप भी किसी स्थान पे जाते हैं जिससे भी संबंधित होता है ना। जब गाइड आपको बताता है कि यहाँ पे ये कार्य होता था, वो कार्य होता था, तो कई बार आप ऐसा महसूस करने लगते हैं कि आज भी वही कार्य वहाँ पे हो रहा है। तो जब ये जाते हैं सारनाथ वगैरह में जाते हैं, बुद्ध के स्थल पे जाते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि 250 साल पहले नहीं, 2500 साल पहले नहीं, बल्कि आज ही बुद्ध उनके समक्ष बैठ करके अपना उपदेश दे रहे हैं। ठीक, इसमें देखिए दूसरा पॉइंट है भारत की शक्ति और सीमा। भारत की शक्ति और सीमा के बारे में खोज लंबे समय से हो रही है। नई वैज्ञानिक तकनीकों से पश्चिमी देशों को सैन्य शक्ति के विस्तार का मौका मिला। इन शक्तियों का प्रयोग कर इन देशों ने पूरब के देशों पर अधिकार कर लिया था। ठीक, प्राचीन काल में भारत में मानसिक सजगता और तकनीकी कौशल की कमी नहीं थी, लेकिन बाद में इसमें गिरावट आ गई। नई खोजों के लालच में परिश्रम की कमी होने लगी, लोग मेहनत कम करने लगे थे। आपको बताया था मैंने आज ही लेक्चर में कि किस प्रकार से प्लास्टिक सर्जरी हमारे देश में घर का बच्चा बच्चा करता था। ठीक, दूसरा पुष्पक विमान का एक उदाहरण लेते हैं, विज्ञान और तकनीकी का, कि आप अपनी मन की इच्छा से उसको बड़ा या छोटा कर सकते थे। ठीक, और उसकी एक खासियत ये भी थी कि उसमें चाहे जितने लोग भी बैठ जाए, हमेशा एक सीट उसमें खाली रहती थी। आप बताइए आज क्या कोई ऐसी टेक्निक है, ऐसी कोई तकनीकी है जो ऐसा संभव कर सके? नहीं। ठीक, और हमने क्या किया, बाद में परिश्रम करना छोड़ दिया। उसके लिए हमारे ऋषि मनीषी परिश्रम करते थे, उसकी खोज करते थे। आपको पता है बेटा, हमारे यहाँ ऐसे ऐसे वायुयान थे जिनको हम बड़ा या छोटा कर सकते थे, जिसमें कई तरह के फ्यूल डाले जाते थे। ठीक, सिर्फ डीजल पेट्रोल नहीं बल्कि कुछ भी कई तरह के फ्यूल डाले जा सकते थे। ठीक, वो पानी पे भी चल सकता था, आसमान में उड़ सकता था, और पहाड़ों पे डग भी भर सकता था। ठीक, ये दंत कथाएं नहीं है। अगर यदि हम और आप शास्त्र पढ़ें तो उस ये सारी घटनाओं का वर्णन उसमें है। ठीक, और तो और आप उसको अदृश्य भी कर सकते थे। लेकिन क्या हुआ, नित नए आविष्कार करने वाला भारत दूसरों का अनुकरण करने लगा, मतलब नकल करने लगा। विकास के कार्यों में शिथिलता आने लगी। साहित्य रचना अधिक होने लगी। सुंदर इमारतों का निर्माण करने वाले भारत में पश्चिमी देशों के प्रभाव के कारण पच्चीकारी व नक्काशी की जाने लगी। यानी हमारी जो संस्कृति थी, हम उसको भूलकर पश्चिमी सभ्यता को अपनाने लगे। आज भी कहीं ना कहीं हम भी यही कार्य कर रहे हैं। ठीक, और इन सारी बातों से क्या पता चलता है कि प्राचीन भारत का स्वरूप तो पुराने रूप में ही रहा, लेकिन अंदर की गतिविधियां जो थी वो बदलने लगी। ठीक, भले ही नए लक्ष्य खींचे गए, लेकिन पुरानी व नई सामंजस्य स्थापित करने की इच्छा बराबर बनी रही। यानी कि हमने क्या किया, नई चीजों को अपनाना शुरू कर दिया। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा।